हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू फॉर लाइकिंग फर्स्ट वीडियो ऑफ लर्न विथ मी सीरीज दैट इज़ थर्मोडायनामिक बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप इससे पार्ट 2 समझ सकते हो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था थर्मोडायनामिक डेफिनेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ एंड दैट टाइप एंड हाउ टू आइडेंटिफाई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। जिन्होंने देखा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक पाथ, प्रोसेस, स्टेट एंड बहुत से बेसिक टर्म को भी पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। Microscopic study. In this approach, a certain quantity of matter is considered without considering the molecule level. इस स्टडी में बेसिकली हम करते क्या हैं, हम एक क्वांटिटी, एक एवरेज क्वांटिटी, एवरेज मॉलिक्यूल्स पे स्टडी करते हैं, ना कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पे। In this approach, basically we consider average molecules behavior. As I said, it requires simple mathematical formula. When we study average molecules behavior in thermodynamic, then the thermodynamic is called classical thermodynamic. इस पूरी सीरीज में जो हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे वो क्लासिकल थर्मोडायनामिक ही होगा। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज यूज्ड वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या है, इसको पूरी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्टडी, द molecules have different velocity and energies. We know that these energies and velocities are constantly changes with time. The study of individual molecular behavior is known as microscopic approach. When we study microscopic approach in thermodynamic, then the thermodynamic is called statistical thermodynamic. And मैंने यहाँ पे लिख के रखा, when we study individual molecular behavior in thermodynamic, then the thermodynamic is called statistical thermodynamic. Both are same thing. Requires advanced statistical and mathematical methods for study. अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। हम सबको पता है एटम्स आर वाइडली स्पेस्ड इन गैसेस फेज एंड हैव सम voids, but the matter in the system is considered as continuous and homogeneous without hole. This is known as concept of continuum. Concept of continuum is valid when Knudsen number is less than 0.01. अब ये Knudsen number क्या है, इससे हम अभी समझते हैं। Knudsen number is defined as the ratio between mean free path length to the characteristic length. अब what is mean free path length and characteristic length, चलिए देखते हैं। Mean free path length is an average distance covered by the molecules during two successive collision. Okay, and the characteristic length is basically dimension of the system. अब ये चीज़ें क्या है हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं गैसेस फेज में वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम जान सकते हैं कि उनके बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं और वॉइड्स भी होते हैं। ये उनकी एक्चुअल कंडीशन है। बट जब हम सिस्टम में पढ़ते हैं, जब हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, जब हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, उसमें जो एटम्स की जो स्टेट रहती है वो होमोजीनियस रहती है, कंटिन्यूस रहती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। मीन फ्री पाथ लेंथ आप इस इमेज से बहुत अच्छी से समझ सकते हो। जिस तरीके से दो जो मॉलिक्यूल है, दो एटम है, आप एटम पे समझ सकते हो, जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जो वो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उस वक्त, उसी को मीन फ्री पाथ लेंथ कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आप किसी भी सिस्टम के किसी भी डायमेंशन को समझ सकते हो, लाइक लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, एनीथिंग। अब देखते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। A system is said to be thermodynamic equilibrium when a pressure and temperature are same at all the points and there should be no velocity gradient and chemical and phase change. Okay, इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम इस सीसॉ को थर्मोडायनामिक सिस्टम मानते हैं तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम तभी ही
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा जब इस पे प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, केमिकल चेंज समान रहेंगे और वो वक्त के साथ मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो 4 टाइप के होते हैं: थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली जो है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। So a system is said to be thermal equilibrium when temperature of the system should not change with time. Similarly, a system is said to be mechanical equilibrium when the pressure of the system should not change with time. And उसी तरीके से है chemical equilibrium भी हम उसी तरीके से define कर सकते हैं. A system is said to be chemical equilibrium when the chemical composition of the system should not change with time, and phase equilibrium भी same ही है when the phase of the system should not change with time. So now thermodynamic state. Thermodynamic state is the condition of a thermodynamic system. Okay, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अगर कंडीशन जानना है तो उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है. सो यही चीज़ मैंने लिखा है. थर्मोडायनेमिक स्टेट इज़ डिफाइंड बाय थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़. ओके, सो इसे अगर हम एक पीवी डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल है. हमने पीवी डायग्राम एक ड्रॉ करा है जिसमें हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को ड्रॉ करा है. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें अभी पढ़ा नहीं है पर आगे चलकर हम उसे भी पढ़ लेंगे. सो इसमें जो 1 और 2 है ये है थर्मोडायनेमिक स्टेट. सो 1 जो है वो इनिशियल स्टेट है. तो जो इनिशियल स्टेट है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कैसे डिफाइन होगा आप देखिए. सो अगर हम जानना चाहें कि इनिशियल स्टेट या स्टेट 1 में थर्मोडायनेमिक की क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम की क्या स्टेट है तो हम कहेंगे उस स्टेट पे जो थर्मोडायनेमिक का कंडीशन है, सिस्टम का जो कंडीशन है वो है P1 एंड V1. सो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है बेसिकली वही थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करती है. सिमिलरली अगर हम स्टेट 2 पे जानना चाहें तो वो होगा P2 एंड V2. इस चीज़ को आप डिटेल में और आगे पढ़ोगे क्योंकि हम लोग काफ़ी डेरिवेशन भी करेंगे तो उस चीज़ में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. सो अब थर्मोडायनेमिक पाथ. सो जब हम एक इनिशियल स्टेट को दूसरे इनिशियल स्टेट के साथ जोड़ते हैं तो हमें थर्मोडायनेमिक पाथ मिलता है. ये चीज़ें हमने प्रीवियस ग्राफ में देख लिया था. सो ये इसी चीज़ को मैंने लिखा है. इट इज़ ऑब्टेन बाय जॉइनिंग 2 थर्मोडायनेमिक स्टेट विच आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है. ओके, तभी हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. सो अगर हम इसे एक पीवी डायग्राम के थ्रू जानें तो बहुत सिंपल वे में हम दिखा सकते हैं कि जो ये कर्व है यही है थर्मोडायनेमिक पाथ. सो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है. When we talk about thermodynamic path, we don't consider system and surrounding into account. सिस्टम और सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट आ रही है इसके बारे में बातें नहीं करते जब हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक पाथ कहते हैं. सो नाउ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. When a thermodynamic system undergoes a change of state from one equilibrium to another, then the system is said to have undergone the thermodynamic process. So जब कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके बीच जितनी जो चीज़ें होती है उसे ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं. अब आप पाथ और प्रोसेस में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो प्रोसेस है उसमें हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसे भी कंसिडर करते हैं. तो यही चीज़ें मैंने नोट में लिखा है. देयर इम्पैक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी कंसिडर इनटू अकाउंट. सो नाउ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. क्वासी जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस विच इज़ हैपन ड्यू टू स्मॉल प्रेशर डिफरेंस. सो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है. सो अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले रहे हैं जिसमें गैस है जो ट्रैप्ड है ड्यू टू जो पिस्टन पे लोड है. जो ये ब्रिक्स देख रहे हैं ब्राउन कलर के वो लोड से बेसिकली. तो अगर हम एक ब्रिक्स को हटाएं धीरे धीरे करके एक ब्रिक्स को हटाएं तो पिस्टन है वो स्लोली ऊपर की तरफ जाएगा.
इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्वासिस्टेटिक प्रोसेस. इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस. क्वासिस्टेटिक प्रोसेस आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब लाइक जो प्लांट होते हैं उनका बड़े होना, या फिर जो एक ह्यूमन का हाइट भी जब इंक्रीज करता है वो भी एक क्वासिस्टेटिक प्रोसेस ही है, वो भी काफ़ी स्लो होता है. सो आप उसे भी एज एग्जाम्पल ले सकते हैं. सो अब रिवर्सिबल प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस सेम पाथ शुड बी फॉलो ड्यूरिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन. अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू जाने तो इस तरीके से देख सकते हैं. सिमिलरली हमने पीवी डायग्राम ही लिया है. अगर 1 to 2 जा रहे हैं तो जो 1 to 2 जाने के लिए जिस पाथ को हमने फॉलो किया है, सिमिलरली पाथ को हमने 2 to 1 जाने के लिए भी फॉलो किया है. सो यही प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस. इसमें भी कुछ नोट करने वाली बात है. रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासिस्टेटिक प्रोसेस, तो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है. ओके, एंड ऑल बट इसमें एक नोट करने वाली बात है, ऑल क्वासिस्टेटिक प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल. ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा. एंड रिवर्सिबल प्रोसेस इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस. ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी प्रोसेस है, ये एक्चुअल प्रोसेस नहीं है. रीजंस क्या है? फ्रिक्शन एंड हीट डिसिपेशन. ओके, सो फ्रिक्शन हम सबको पता है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी जीरो फॉर एनी सरफेस. हर सरफेस में फ्रिक्शन होता ही है, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज लॉस ऑफ एनर्जीज. अगर लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो सिस्टम चाह कर भी सेम पाथ को फॉलो नहीं कर सकता. आप इसे ऐसा समझ सकते हो, अगर 1 to 2 आया तो 2 to 1 जाने के लिए उसकी जो प्रेशर वॉल्यूम रहेगी वो तो कम चुकी होगी ना ड्यू टू फ्रिक्शन. तो सेम पाथ वो चाह के भी फॉलो नहीं करेगा, वो या फिर कम ही होगा या फिर ज़्यादा होगा. एंड हीट डिसिपेशन जो है, हम ये भी है कि कोई भी सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेट हो ही नहीं सकती. हम कम्प्लीटली हीट को बाहर आने से नहीं रोक सकते. अगर हीट बाहर आएगा देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी. सो सिमिलरली हम लोग सेम पाथ को फॉलो नहीं कर सकते. So these above two reasons makes all the processes are irreversible. सब irreversible क्या है हम आगे पढ़ते हैं. Irreversible process. In irreversible process there are separate forward and reverse path. Okay, irreversible process are natural and real process. सारे processes irreversible ही होते हैं. So अगर हम लोग इसको PV डायग्राम के थ्रू जाने तो आप देख सकते हो, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जाने के लिए there are different thermodynamic path, and final state to again अगर initial state जाना है there are different thermodynamic path. Okay, so अभी point functions are the value who doesn't depend on the path followed by the system, and all thermodynamic properties are point function. Example, pressure and temperature. So point functions are exact differential. आप इन बातों को सिर्फ नोट कर लें. पॉइंट फंक्शन आप समझ सकते हैं क्योंकि मैंने थर्मोडायनेमिक पाथ बता रखा है, तो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं सारे पॉइंट फंक्शन रहते हैं. सिमिलरली अगर पाथ फंक्शन देखें, पाथ फंक्शन आर द वैल्यूज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम. ये पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट फंक्शन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. लाइक एग्जाम्पल अगर हम पाथ फंक्शन के लिए वो है हीट एंड वर्क. ये सारी चीज़ें आपको आगे काफ़ी क्लियर हो जाएगी जब हम डेरिवेशन करेंगे. पॉइंट फंक्शंस आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. सो अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है ये अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा. एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर हम लोग थर्मोडायनामिक में जानना चाहे तो ये है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 0, और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे, जब हम हीट वर्क ये सारी चीज़ें निकालेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ें है क्या. सो अभी हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टीपी एसटीपी. सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी विच डिस्टिंग्विश अ हॉट बॉडी फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी. सो टेम्परेचर की डेफिनेशन आप सबको पता ही होगा, व्हाट इज टेम्परेचर. और आप सबको पता होगा कि टेम्परेचर और हीट के बीच डिफरेंस है. ठीक है, अगर ये नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं आगे की लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर दूंगी. अनदर इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. इट इज़ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पर यूनिट मास. नाउ इज एनटीपी. सो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो नॉर्मल टेम्परेचर जो होती है वो बेसिकली होती है 293.15 केल्विन, एंड नॉर्मल प्रेशर जो होती है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है.
अगर हम लोग इस टर्म को सेल्सियस और बार में देखें तो ये आएंगी 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1.01325 बार, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। STP है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारा 273.15 केल्विन और प्रेशर है 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इसको फिर से अगर डिग्री सेल्सियस और बार में देखना चाहें तो हम वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर प्रेशर में देखना चाहें तो ये आ जाएगा 1.00007775 बार। सो ये वैल्यू जो है वो आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको ये वैल्यू बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप इस टर्म को याद कर लें तो बेटर होगा। सो अभी हम देखते हैं प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन हम सबको पता ही है। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट है बार, पास्कल्स एंड न्यूटन पर mm²। सो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1.01325 बार होता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ऑब्वियसली। एब्सोल्यूट प्रेशर, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉस प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? एनी प्रेशर मेजर अबव द जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर is termed as absolute pressure, and zero absolute pressure is a reference line to measure all the pressure. And gauge pressure is the pressure above the atmospheric pressure is termed as gauge pressure, and vacuum pressure is the pressure below the atmospheric pressure is termed as a vacuum pressure. So इस सारी चीज़ों को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें, एक्स एक्सिस में अगर हम जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर को लें और वाई एक्सिस में प्रेशर को लें, और इस पूरे डायग्राम को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो जो जितने भी प्रेशर जो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर के अब मेज़र होते हैं वो सारे एब्सोल्यूट प्रेशर होते हैं। ये चीज़ हमने पहले पढ़ा। अगर हम इस मिडिल लाइन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करते हैं तो इसके नीचे जो भी प्रेशर होंगे वो होंगे वैक्यूम प्रेशर, और इसके ऊपर जो प्रेशर होंगे वो होंगे गॉस प्रेशर। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ आया होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ मिस्टेक है या फिर कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताना। और थैंक यू।